एवरीवन, दिस इज मुस्कान। अच्छा, आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैंने आपको बुक शो की है, ये केपीके बोर्ड की क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक है। इसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके इसके जो 6 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। पहला पार्ट हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है पहले वो सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो ये है। आसान लफ्जों में हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करना होता है। ठीक है, फॉर्म कैसी है कि देखें आपके पास क्या है, यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म है फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, इक्वेशन को समझने का तरीका क्या है कि देखें ये जो x होते हैं ये वेरिएबल्स हैं। ये जो x है ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, ये जो a और b हैं ये क्या है, कोएफिशिएंट्स। ये जो c है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वैल्यू को। ये होता क्या है ये मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले देख लेंगे इसमें कौन सी चीज क्या है। ये जो पावर्स हैं ये आपके पास है एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ की पावर 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, वो भी आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंट ही होगा। ठीक है, जो एक्स वाई वाली वैल्यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स में तो जो जूनियर क्लासेस से 7 तक आप लोग ऐसे करते थे ना, एक्स वाई, एक्स लेते थे, वाई लेते थे, फिर इस तरह कर लेते थे 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो ये x होते थे ये वेरिएबल्स है, और इनके साथ जो ये वैल्यू होती है यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये 2 इसका कोएफिशिएंट है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो ये 2 है। ठीक, देखिए अब कुछ वैल्यूज इस तरह होती थी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें x होगा वेरिएबल, 2 क्या होगा, वो होगा कोएफिशिएंट, 3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया, x चूंकि x वाई वाली वैल्यू इसलिए वेरिएबल, 2 उसके साथ मतलब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बीच में कुछ साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। 3 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जो अकेला एक नंबर होता है उसे हम कहते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो 3 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो देखें यहाँ पे आपके पास a कोई वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, हो सकता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ तो क्या है 1 है, तो हो सकता है a 1 भी हो सकता है, 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। x वेरिएबल होगा, यहाँ पे y स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ होगा वो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, पावर 2 की होनी चाहिए फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड में भी यहाँ पे कोई नंबर होगा b, क्योंकि ये भी कोएफिशिएंट है तो जाहिर बात है यहाँ 1 2 3 में कोई नंबर होगा। x आपके पास क्या है, अगेन वेरिएबल है। c कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि ये कोई भी अकेला नंबर होगा, 3 4 5 कुछ भी, लेकिन x के बगैर होगा या y के बगैर होगा, अकेला नंबर होगा। तो ऐसी इक्वेशन जब बन जाएगी तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है फैक्टराइजेशन के लिए सूटेबल है, हम इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नहीं होगा तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट 1 पर इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी जो फर्स्ट रूल है यानी इस फॉर्म के मुताबिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखें कि हमारे पास फर्स्ट रूल क्या था कि फॉर्म ये होनी चाहिए हमारे पास। तो इस फॉर्म के मुताबिक फर्स्ट जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए है, और इसके साथ कोई कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड चेक करें, सेकंड वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। उसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट यानी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। क्लियर। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, यानी कोई भी अकेला नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड वाली वैल्यू ना हो, तो वो हमारे पास क्या है 4, तो वो मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। इक्वेशन सेम है हमारे पास।
ओके, अब फर्स्ट रूल हमारा कंफर्म हो गया, इक्वेशन उसी फॉर्म में है, तो इसमें सेकंड रूल पे जाते हैं, चेक करें कुछ कॉमन टर्म है कि नहीं है। अब कॉमन टर्म का हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ कॉमन है कि नहीं है? देखिए, दो चीजों में हम वेरिएबल में और जो नंबर्स होते हैं उसमें हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। पहले देख लें कि वेरिएबल में कॉमन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म हो, ठीक है, जितनी टर्म्स हो उन सब में उसका होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ x है, यहाँ इस ये दो टर्म्स मैंने ली है, ठीक है, मैं आपको इसमें भी समझाती हूँ। पहले कॉमन निकालने का तरीका देख लें। यहाँ दो टर्म्स है, अब दो टर्म्स में कॉमन कैसे निकाला जाता है कि यहाँ पे भी वो चीज होनी चाहिए, यहाँ पे भी वो चीज होनी चाहिए। क्या यहाँ x है, पावर बेशक 2 है, लेकिन यहाँ पे भी x तो है ना, ठीक है। अब इस x की पावर 2 है, इस x की पावर 1 है, तो जो लीस्ट पावर यानी सबसे छोटी पावर वाला होगा उसको हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो x1 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x1 बाहर चला गया तो अंदर कितना x रह जाएंगे, x1, क्योंकि 2x इसका मतलब क्या होता है, 2x, 2x इसमें मौजूद है, तो एक x बाहर गया तो x कितना रह गया, x पावर 1 जो है वो इधर रह गया, सॉरी 2 नहीं 1 रह गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस वैसे आ गया, x पावर 1 तो बाहर है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या रह गया 1 इक्वल टू 0। तो ये वेरिएबल्स में निकालने का तरीका एक और कर लेते हैं। देखिए, अब मैं y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ले लेती हूँ इक्वल टू 0। यहाँ थ्री टर्म्स है, तो कंडीशन ये है कि थ्री टर्म्स के अंदर y का होना जरूरी है अगर मैं y को कॉमन निकाल रही हूँ। तो देखें, यहाँ y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, तो यहाँ लीस्ट पावर कौन सा है, y पावर 1, तो y पावर 1 कॉमन निकलेगा। यहाँ 3y है तो एक बाहर आ गया, तो कितने y रह गए, 2। यहाँ 2y है तो एक बाहर आ गया, यहाँ पे y पावर 1 रह गया। यहाँ पे एक ही y था जो मैंने बाहर निकाला हुआ है, ये जो है तीनों में से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 इक्वल टू 0, ठीक। एक और देखें हम इसमें, फॉर एग्जाम्पल जेड स्क्वायर प्लस जेड 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या इसमें कुछ कॉमन निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकता? रीजन ये है कि यहाँ z पावर 2 है, z पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे कोई z नहीं है। कुछ भी z हो जाता, z पावर 3, z पावर 4, तो हम z को कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ कोई z है ही नहीं, तो इसलिए इस इक्वेशन में कॉमन कुछ नहीं निकल सकता, ठीक हो गया। ओके, ये थोड़ा सा कॉमन निकालने के इंट्रोडक्शन थे कि वेरिएबल्स में आप कॉमन कैसे निकालते हो। अब आते हैं कि नंबर्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2x प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने इस तरह की फॉर्म ही ली है जिसमें एक फर्स्ट वेरिएबल की पावर स्क्वायर है, सेकंड वेरिएबल की पावर 1 है, एंड थर्ड जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखें, क्योंकि वेरिएबल्स होने के कॉमन नहीं निकल सकते, ये बात हमें पता चलेगी क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो लेकिन देखिए नंबर कॉमन निकल सकता है, कैसे? क्या ये जो पहला कोफिशिएंट है ये, सेकंड कोफिशिएंट ये, और थर्ड कोफिशिएंट थर्ड जो वैल्यू दी गई है कांस्टेंट टर्म जो है, कि ये तीनों एक टेबल में आ रहे हैं, एक टेबल में आ रहे हैं मींस ये कॉमन निकलेंगे। देखें, कॉमन निकालने के भी दो तरीके हैं, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला देखिए, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 2 1 जा 2, साथ ही एक स्क्वायर वैसे आ जाएगा, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 कितने का 6 होगा, 2 3 जा 6, ये x वैसे आ जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। तो ये कॉमन निकालने का दूसरा तरीका है, ये सॉरी पहला तरीका है। अभी दूसरे तरीके पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे ही कर लेते हैं, मैं वही इक्वेशन ले लेती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 2 मैंने बाहर निकाला था, डायरेक्ट तीनों टर्म्स 2 के टेबल में आ रही है ना, तो बाहर एक टर्म के नीचे 2 को डिवाइड करते हैं, मतलब बहुत साइड पे करते हैं। यहाँ से भी हम 2 को खत्म करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगी, खत्म हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया x स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 3x रह गया, प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 रह गया, इक्वल टू 0 के नीचे जो जिस चीज पे भी 0 को डिवाइड करो आंसर आपके पास क्या आएगा 0। तो क्या ये वाली फॉर्म और इस फॉर्म में कोई फर्क है? नहीं है। आप या तो डिवाइड कर सकते हो या तो कॉमन निकाल के डिवाइड कर सकते हो, दोनों काम आप कर सकते हो, ठीक है, अपने फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन में। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे, ये कॉमन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहाँ बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, एक्सरसाइज डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो इसके बाद में दूंगी, ठीक है। ओके, कॉमन निकालने का तरीका समझ आ गया। तो अब यहाँ चेक करो, इक्वेशन इस फॉर्म में तो थी, वो तो चेक कर चुके हैं।
क्या इसमें कुछ कॉमन है, ये चेक करते हैं। वेरिएबल्स में तो नहीं निकल सकता, राइट। यहाँ वेरिएबल 1 है, यहाँ वेरिएबल 5 है, यहाँ वेरिएबल 4 है, तो 1 की जगह तो खामखा निकलेगी, तो वही चीज आ जाएगी। तो इसलिए 1 को छोड़ के किसी और टेबल में देखिए कॉमन है, नहीं है, तो मतलब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकेंड स्टेप भी चेक हो गया। अब आपके पास थर्ड टर्म है मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग में आपके पास क्या होता है, देखिए फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, जो मिड टर्म है वो ये है 5x। हम इसको ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब क्या है, दरमियानी टर्म को हमने तोड़ना है। देखिए 1x स्क्वायर प्लस 5 को तोड़ना है ना, तो 5 की जगह मैं डाल दूंगी ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, मिड टर्म को ब्रेकिंग करना है, तो बस मैंने मिड टर्म की जगह ब्रेक डाल दी, सारी बात है। 5 किस में टूट सकता है, देखें 1 प्लस 4 में टूट सकता है 5। ठीक है, या फिर इसको इस तरह कर लेते हैं, 5 किस किस टर्म में टूट सकते हैं, 1 प्लस 4 में, इसके अलावा 2 प्लस 3 में, इसके अलावा 5 को हम किन दो नंबरों में तोड़ सकते हैं, 3 प्लस 2 में, 5 को और हम तोड़ सकते हैं 4 प्लस 1 में, इन्हीं नंबरों में। इसके अलावा तो 5 की जगह कोई और नंबर नहीं आ सकता ना, क्योंकि 1 प्लस 4 भी आपको तोड़ना है ना दो नंबर, तो 1 प्लस 4 5 देगा, 2 प्लस 3 5 देगा, 3 प्लस 2 और 4 प्लस 1। लेकिन अब ये हम कैसे पता चलेंगे कि हम एक्चुअल में किस टर्म में तोड़े उसको, तो देखिए उसका रूल कुछ इस तरह से है कि मिड टर्म ब्रेकिंग के ये दो रूल्स हैं। ठीक है, सम या फिर यहाँ पे आएगा डिफरेंस। ठीक है, अच्छा या मेंशन करें डिफरेंस इज इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि 5 इन टर्म्स में टूटता है, लेकिन अब एक्चुअल नंबर जो यहाँ दो नंबरों में टूटेगा, वो दो नंबर हम इसमें से कौन से पिक करेंगे, उसके लिए आप ये चेक करोगे कि जो दो नंबर आप पिक करोगे ना, एक तो उससे 5 आ रहा है, राइट। अब उससे सेकंड थिंग ये होनी चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। यहाँ क्या है, फर्स्ट नंबर ए क्या है 1 है, और लास्ट नंबर यानी सी क्या है आपके पास 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4 आपको क्या दे रहा है 4। यानी आप ए और सी वैल्यू को, ये ए है ना फर्स्ट वाला, लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है सी, यहाँ 4 है सी, मतलब सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या जो आएगा ना, वो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। जो नंबर आप चूज करो उनको भी मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो बात सुनने एक दफा, हमने मिड टर्म को तोड़ना है। ठीक है, मिड टर्म अब यहाँ पे क्या थी 5, तो मैंने 5 लिखी। अब 5 को तोड़ने के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम हर ऑप्शन तो अब नहीं ले सकते, हम एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन लेंगे जिससे हमारे पास जो है रूट्स निकलेंगे, आंसर निकल आए हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हम नंबर कैसे चूज करेंगे कि हम पहले इस फर्स्ट वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। जो यहाँ आंसर आएगा वो यहाँ से जब नंबर चूज करेंगे ना, हम चेक करेंगे कि यहाँ से किसको मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, हम वो वाला चूज करेंगे। समझ आ गई? तो देखें, मुझे 4 चाहिए, इन्हीं में से मुझे कोई नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आ रही है, यहाँ प्लस या माइनस करने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखें 1 4 जा 4 ये, और 1 प्लस 4 गिव्स यू 5। ठीक है, मतलब प्लस करने से 5 आ रहा है या माइनस करने से 5 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए। आपने ऐसा नंबर चूज करना है। तो देखें ये वाला पहले ये वाला भी साथ चेक करते, 2 प्लस 2 3 जा 6 दे रहा, मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या 4 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 3 2 6, इनको मल्टीप्लाई करने से भी 4 नहीं आ रहा, 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 गिव्स यू 5। मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, प्लस या फिर माइनस कर दे, दोनों में से कोई एक चीज करनी है तो 5 आ जाएगा। तो प्लस करने से आ रहा है तो ये नंबर हो सकता है या फिर ये। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ही सेम है, देखिए 1 प्लस 4 4 प्लस 1 बोथ आर सेम, जरा तो कोशिश किया करें, ये ट्रिक है कि आप उसमें जो बड़ी वैल्यू वाला नंबर है वो पहले लिखा करें। देखिए मैं यहाँ पे 1 प्लस 4 भी लिख सकती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि 4 प्लस 1 है, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है इसको हम पहले लें, क्योंकि यहाँ प्लस है, आगे क्वेश्चन में यहाँ माइनस आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो मुझे मेरा नंबर मिल गया, दैट इज 4 प्लस 1। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। 9th की कोर्स में आपने कॉन्सेप्ट किया है,
जस्ट यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, डिटेल में करवा रही हूँ ताकि जिन्होंने नहीं किया हुआ 9th में हवा में उड़ाया कॉन्सेप्ट उनको यहाँ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए 1x स्क्वायर वैसे ही रहा, प्लस ये x चूंकि 5 के साथ था तो ये x 4 के साथ भी आएगा, ये x 1 के साथ भी आएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रूल चेक कर लें, प्रोडक्ट ए सी को मल्टीप्लाई करना था, तो ए सी को मल्टीप्लाई करने से जो आया वही नंबर हमने जो यहाँ चूज करेंगे उनको भी मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए, ठीक है। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, वहाँ जो दो नंबर लेंगे उनको तोड़ने के बाद उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। ओके, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज करवा रही हूँ आपको। मिड टर्म में हमारे पास इस नंबर को ऐसे दो नंबरों में तोड़ते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, समझ आ गई। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आया 4, तो यहाँ भी मैंने वो दो नंबर लेने हैं इसमें से जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आसान, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर चेक किया कि यहाँ पे 5 को इन नंबरों में तोड़ा जा सकता है, तो मैंने पहले अपनी पॉसिबिलिटीज लिख ली, उसके बाद मैंने चेक किया इनमें से किन नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, फिर मैंने उठा के 4 नंबर यहाँ से उठा के वो जगह पे लिख दिया, तो देखिए 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है ना जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और प्लस करने से 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आता है मेथड, हमने अपनी मिड टर्म ब्रेकिंग चेक कर ली, उसमें प्रोडक्ट भी चेक किया और उसमें सम और डिफरेंस देके हमारे जो मिड टर्म आता था वो भी चेक कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है ग्रुपिंग मेथड की, और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा है दूसरा। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, आपके पास आप ग्रुप्स बनाते हो यानी पेयर्स बनाते हो, इन दोनों का पेयर्स और इन दोनों का पेयर्स, ठीक है। एक्चुअल बात तभी आती है, जरूरी नहीं है कि आप जो दो नंबर लो वो ठीक हो सकता है वो फर्स्ट भी हो जाए, लेकिन वो आपको इस मेथड स्टेप में, मतलब मेथड नहीं स्टेप पे पता चलेगा कि वो आपके दो नंबर जो आपने लिए हैं वो ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। तो देखिए मैंने पेयर्स बना लिए इन दोनों के, चेक करो यहाँ कुछ कॉमन है, देखो नंबर तो कॉमन ही 1 टेबल में आ रहे हैं, 1 टेबल में आ रहे हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। कोई और नंबर चेक करो, अगर निकालना चाहते हो तो 1 को भी बाहर निकाल दो, क्या इन दोनों में x है, इन दोनों में कॉमन निकाल दो, इन दोनों में, ठीक है, सेपरेटली करना है। यहाँ की पावर 2 है, यहाँ की पावर क्या है 1, तो मैंने आपको समझाया था ना कि हमेशा लीस्ट पावर वाला कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ x1 जो है वो कॉमन निकल आएगा, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा आपके पास 1x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे जानी पर x पावर 2 था, तो यहाँ पे एक x रह गया, x1 आपके पास जो है वो यहाँ पे रह गया, ठीक है। प्लस 4 अपनी जगह पे है, x1 बाहर रह गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4 1 जा 4 ही आ जाएगा, प्लस प्लस का प्लस वैसे ही तो रहा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन निकाला और एक ब्रैकेट आ गई, सिमिलरली आपने भी यहाँ खामखा कुछ कॉमन निकालना है और आपके पास यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो देखिए पर कंडीशन बीच में ये है कि ये ब्रैकेट और जो यहाँ ब्रैकेट आएगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, देखिए अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ 1 कॉमन निकालूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ जो ब्रैकेट चाहिए वो मुझे क्या चाहिए x+4 की, तो देखिए x+4 तो पहले से वो तो कुछ है ही नहीं थे, तो 1 निकालने का मकसद ये था कि 1 के साथ में अगर x+4 की ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करती तो वापस क्या आएगा मेरे पास x+4 आएगा ना, तो मतलब इसमें तो कोई असर ना पड़ा ना 1 को निकालने से, तो मैं मतलब 1 को कॉमन निकाल सकती हूँ, 1 x जा x और 1 4 जा 4, ठीक है। तो देखिए अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपके पास कॉमन आती है, इसका मतलब ये है कि आपने जो दो नंबर लिए थे वो ठीक है और आप जो है आगे इसके रूट्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसमें जरा भी साइन का इधर उधर का फर्क आ जाता है, मीन जो दो नंबर आपने लिए हैं आप उसको दोबारा, या तो क्वेश्चन में आपने कोई मिस्टेक की है साइन की गलती, या फिर आपने जो है वो दो नंबर में इशू किया है, ये दो नंबरों से नहीं होगा किसी और दो नंबरों से सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा अब ये दो कॉमन ब्रैकेट्स हैं, राइट, इनको एक साथ कर दो, x+4 मतलब दो दफा है ना ये ब्रैकेट, इसको एक दफा लिख दो और जो नॉन कॉमन है उसको एक दफा लिख दो, इक्वल टू 0 वैसे ही चलेगा। अच्छा 1x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें आपके पास जो है ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू क्या है 0, मैंने क्या किया कॉमन की एक ब्रैकेट बना ली और नॉन जो ये दोनों नॉन कॉमन थे ना तो मैंने इनकी एक ब्रैकेट बना ली,
x+4 को भी सेपरेटली 0 के इक्वल कर दें, ठीक है, कॉमा ये सेकंड टर्म को भी सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दें। 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस, जो टर्म इक्वल के साइड में प्लस होती है वहां जाकर माइनस हो जाएगी। सिमिलरली 1 यहाँ प्लस हो रहा है, 1 x होता है ना, +1 वहां जाकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 0 - 4 gives you -4 और 0 - 1 gives you -1, ठीक है। और जो सोल्यूशन सेट इसका होगा, इसके नीचे आपने स्टेप करना है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ सोल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट्स में आपने लिखना है आंसर क्या है -4 और -1, -4 और -1 ये आपका आंसर, ठीक है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं